व्यवस्था का परिचय। जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया है कि पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा होगा। सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि राज व्यवस्था का मतलब क्या हुआ। देखिए, राज व्यवस्था में राज और व्यवस्था दो शब्द हैं। राज और व्यवस्था दो शब्द हैं। राज का मतलब शासन हुआ और व्यवस्था का मतलब तंत्र हुआ। इसका मतलब शासन तंत्र को ही राज व्यवस्था का नाम दिया जाता है। और आपको मालूम है कि हर देश में अपना अलग अलग शासन तंत्र है। हर देश में अपना अलग अलग शासन की व्यवस्था है और इस शासन तंत्र को संचालित करने के लिए सरकार एक माध्यम है। इस शासन तंत्र को कौन चलाती है? इस शासन तंत्र को चलाती है सरकार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट। और सरकार क्या है? सरकार एक माध्यम है। सरकार एक माध्यम है जो इस शासन तंत्र को चलाती है। शासन तंत्र को चलाती है किसके लिए? सरकार जनता के कल्याण के लिए। सरकार जनता के कल्याण के लिए इस शासन तंत्र को चलाती है। और सरकार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे चाहिए। सरकार को चलाने के लिए नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है। अगर सरकार बिना नियम और कानून का चले तो समझ लो कि उस सरकार में जनता का हित पूरा नहीं होगा। उस व्यवस्था में अराजकता होगी, उस व्यवस्था में तानाशाही होगी, उस व्यवस्था में हर शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के हितों को दबाएगा। इसका मतलब कि जैसे इस कमरे की बात मैं करूं, यह कमरा प्रकाशमय है, प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक लाइट का सोर्स है, बल्ब से प्रकाश आता है। उस प्रकाश से यह कमरा प्रकाशमय होता है और उसी के आधार पर हम कुछ देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार को चलाने के लिए भी नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है। नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है। सरकार को चलाने के लिए सरकार चलती है नियम एवं कानून के आधार पर। और नियम कानून का जो स्रोत होता है, नियम कानून का जो स्रोत, जिसको अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं, वो स्रोत संविधान होता है। वो स्रोत क्या होता है? संविधान, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है और उसमें किस चीज का उल्लेख होता है? नियम एवं कानून का। और उसी नियम और कानून के आधार पर सरकारें कार्य करती हैं। किसके कल्याण के लिए? जनता के कल्याण के लिए। चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे सरकार राज्य की हो, दोनों ही सरकारें जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो अगर यहाँ पर हम राज्य व्यवस्था की परिभाषा देना चाहें तो किस प्रकार की परिभाषा देंगे? राज्य व्यवस्था की अगर परिभाषा देनी हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन इट? राज्य व्यवस्था की परिभाषा अगर देनी हो
जिसको कहते हैं डिफिनीशन ऑफ पॉलिटी। तो राज्य व्यवस्था की परिभाषा देते समय हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर, ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालित किया जाता है, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था की परिभाषा क्या होगी? ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। और इस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है। इस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? नियम एवं कानून की। और हमें नियम और कानून कहाँ से मिलता है? तो संविधान से। नियम और कानून का स्रोत क्या है? नियम और कानून का स्रोत है संविधान। तो राज्य व्यवस्था का आधार क्या है? राज्य व्यवस्था का आधार क्या है? आधार या बुनियाद क्या है? राज्य व्यवस्था का आधार या बुनियाद क्या है? राज्य व्यवस्था का, चलिए स्टार्ट कीजिए। राज्य व्यवस्था का आधार या बुनियाद, बेस संविधान होता है। राज्य व्यवस्था का आधार या बुनियाद संविधान होता है। हर देश की राज्य व्यवस्था उस देश के संविधान पर टिका होता है। तो समझ लो कि राज्य व्यवस्था एक महल है। राज्य व्यवस्था एक महल है जिसकी बुनियाद में संविधान है। तो जिस देश का संविधान जितना मजबूत होगा, जिस देश का संविधान जितना मजबूत होगा, राज्य व्यवस्था भी उतना प्रभावशाली होगी और लोगों का कल्याण होगा। और उस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार होगी और सरकार चलती है संविधान से। सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है और सरकार नियम और कानून के आधार पर कार्य करती है और नियम और कानून का स्रोत होता है संविधान। अब दूसरा पॉइंट आता है, आपके समक्ष मैंने राज्य व्यवस्था की परिभाषा बताई। दूसरा जो इसमें डेफिनेशन आता है वो डेफिनेशन संविधान का है। संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान नियम एवं कानून का दस्तावेज है। संविधान नियम और कानून का दस्तावेज है। और आपको मालूम है संविधान का संधि विच्छेद क्या हुआ? संविधान का संधि विच्छेद होता है समझौता विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून। अर्थात जो सबके लिए
बराबर बराबर कानून का प्रावधान करे, उसको संविधान कहा जाता है। जो सबके लिए बराबर बराबर विधान का प्रावधान करे, उसको संविधान कहते हैं। और संविधान की परिभाषा क्या हुई? तो संविधान की परिभाषा ये हुई कि नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह या दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश की राज्य व्यवस्था को जनहित में सही ढंग से संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। और संविधान राज्य व्यवस्था का आधार होता है। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था का बुनियाद होता है, आधार होता है। एक भी चीज मैं और क्लियर कर दूं, केवल संविधान अच्छा हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस देश की राज्य व्यवस्था अच्छी होगी। सिर्फ संविधान अच्छा है, इससे इस बात का पता नहीं चलता है कि राज्य व्यवस्था अच्छी है। संविधान को संचालित करने वाले लोग कैसे हैं, इसका मतलब कि सरकार में बैठे लोग अगर सही तरीके से संविधान के प्रावधानों का, संविधान के उपबंधों का सही ढंग से अनुपालन करते हैं, तो उस व्यवस्था में लोगों को सरकार की योजनाओं का, लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिलता है। अगर सरकार में बैठे लोग ईमानदार ना हो, उनमें नैतिकता ना हो, उनमें सत्यनिष्ठा ना हो, तो चाहे संविधान जितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उस व्यवस्था में लोगों के हितों की पूर्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को संचालित करने के लिए जो सरकार होती है, उस सरकार में बैठे लोगों की निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक अहम तत्व होता है। अगर वो है तो निश्चित रूप से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ सही स्वरूप में प्राप्त होगा। और सरकार तो एक माध्यम है, सरकार तो एक माध्यम है जो जनता की सेवा के लिए है। और संविधान के आधार पर ही सरकारें गठित की जाती हैं। संविधान के आधार पर ही सरकारें गठित की जाती हैं। और उस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और संविधान में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। संविधान में सरकार की बात है और सरकार के 3 अंगों का उल्लेख है। तीनों अंगों के कार्यों एवं उनकी सीमाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है। हर अंग की सीमा क्या है, कौन सा अंग किस सीमा तक कार्य कर सकता है, इसका स्पष्ट उल्लेख है। तीनों अंगों के आपस के संबंधों का भी उल्लेख है। तीनों अंगों के साथ जनता के संबंधों का उल्लेख है। इसका मतलब कि सरकार अगर एक व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी में गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट, तो इसके 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के ये 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, दूसरा अंग है विधायिका, या व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। जुडिशियरी। आपको मालूम है कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग है,
इस बात का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। विधायिका का काम है विधि या कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है विधि या कानून का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का काम है उस विधि या कानून की व्याख्या करना। तथा न्याय करना। बिल्कुल स्पष्ट हो गया संविधान से कि सरकार के ये 3 अंग हैं। सरकार के ये 3 अंग हैं। तीनों अंगों का कार्य बिल्कुल अलग अलग है। शक्ति का पृथक्करण है। तीनों अंगों की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल विधायिका विधि बनाती है, किसके लिए? जनता के लिए। कार्यपालिका उस विधि को लागू करती है, किसके हित के लिए? जनता के हित के लिए। न्यायपालिका न्याय देती है, तो न्याय देने का भी आधार है संविधान। न्याय देने का आधार है संविधान। संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायपालिका विधि की व्याख्या करती है। अगर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि संविधान के खिलाफ हो जाए या उस विधि से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का नुकसान हो जाए, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके ऐसी विधि को निरस्त कर सकती है, शून्य कर सकती है। इसका मतलब विधायिका इस बात का ध्यान रखती है कि वह विधि इस प्रकार बनाए जो संविधान सम्मत हो। और एक और मैं बात बता दूं कि अगर न्यायपालिका कोई ऐसा निर्णय दे जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो या सरकार को लगे कि न्यायपालिका का निर्णय संविधान सम्मत नहीं है, तो सरकार के पास संसद है, विधायिका है, और संसद के माध्यम से सरकार संशोधन करके न्यायपालिका के उस निर्णय को निरस्त कर सकती है जो संविधान सम्मत नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई गई है। विधायिका अपनी विधि बनाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि उस विधि से लोगों का हित हो और कोई ऐसी विधि ना बने जो लोगों की भावनाओं के विरुद्ध हो। न्यायपालिका उस विधि की समीक्षा करती है, यानी उस विधि को संवैधानिक कसौटी पर परखती है कि संविधान सम्मत है या नहीं, विधि सम्मत है या नहीं। अगर विधि संविधान सम्मत नहीं है, अगर विधि संविधान की कसौटी पर सही नहीं उतरे, तो न्यायपालिका को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि उस विधि को निरस्त कर दे, शून्य कर दे। इसका मतलब कि हमारे संविधान में समुचित व्यवस्था है। हमारा संविधान 1950 का है। और हो गया कैबिनेट का हुआ। इसी तरह कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका उस विधि का क्रियान्वयन करती है। अगर कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाई हुई विधि का सही ढंग से क्रियान्वयन न करे, तो वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका का दायित्व होता है कि विधायिका की उस गलती को कार्यपालिका की
द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करे। कार्यपालिका अगर विधि का सही ढंग से क्रियान्वयन न करे तो न्यायपालिका में मामला जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, भारत में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था। 1,76,000 करोड़ का स्कैम था। ये बताइए कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो हुआ था किस स्तर पर हुआ था? तो इसमें नियम और कानून को सही ढंग से क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा नहीं किया गया था। यानी यहां पर गलती किसकी थी? कार्यपालिका की। कार्यपालिका ने सही ढंग से विधायिका द्वारा बनाई हुई विधि का क्रियान्वयन नहीं किया। इसका मतलब कि इतना बड़ा स्कैम, इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ राजस्व का। राजस्व का नुकसान जब होता है तो राजस्व को नुकसान का मतलब होता है आम आदमी का नुकसान। इसका मतलब कि यहाँ सीधे सीधे कार्यपालिका की गलती थी, जिसको न्यायपालिका ने पकड़ लिया और मामला न्यायालय में है। इसका मतलब हुआ कि न्यायपालिका कार्यपालिका की गलती को जांच कर सकती है, परख सकती है, और कार्यपालिका की जो गलती होती है उसके लिए जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का निर्धारण करने का कार्य न्यायपालिका करती है और इसके माध्यम से सरकार चलती है। इसका मतलब कि हमारे संविधान में समुचित व्यवस्था है। समुचित व्यवस्था है। इस समुचित व्यवस्था में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तीनों अंगों के कार्यों एवं सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत के अनुसार तीनों अंगों के कार्य अलग अलग होने चाहिए। एक अंग दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करे। हर अंग अपने संवैधानिक मर्यादा में रहकर कार्य करे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। इसके बाद अगले क्लास में मैं इस पर और विस्तार से आपको बताऊंगा।